ओके जी। सो आई होप एवरीवन हैज़ ज्वाइंड नाउ। कुछ और स्टूडेंट्स रिमेनिंग हैं, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है अभी तक। आई होप वो ज्वाइन कर लेंगे एज सुन एज पॉसिबल। वैसे 9 बजे तक जो है वो आपका अटेंडेंस का टाइम होता है, पाकिस्तानी टाइम 9 बजे तक। आपकी अटेंडेंस जो है वो 9 बजे तक काउंट हो सकती है, या एट द एंड ऑफ द क्लास आपकी अटेंडेंस होगी या 9 बजे होगी। यानी 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आपका अटेंडेंस टाइम होगा। उस टाइम में किसी भी टाइम आपकी अटेंडेंस नोट हो जाएगी पर्सनली, और आपको बता दी जाएगी ग्रुप में। कुछ और रूल्स हैं इस ऑनलाइन क्लास के। जैसे आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है या डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं, तो आप नीचे यहाँ पर एक क्वेश्चन एंड आंसर का बॉक्स भी है, चैट जहाँ पर है, चैट भी लिखा हुआ है या Q&A लिखा हुआ है। इस पे आपने बताना है या मेंशन करना है कि आवाज़ नहीं आ रही है। अगर आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है या डिस्ट्रैक्शन है या नहीं सुन पा रहे हैं, तो आपने पर्सनली मुझे यहाँ पर मैसेज करना है ग्रुप पे। आपको मैं या कोई भी स्टूडेंट बता देंगे कि जी आवाज़ आ रही है, आप रीज्वाइन करें। आप यहाँ से फिर आपने एग्जिट करना है और दोबारा उस लिंक पे जाना है, लिंक को क्लिक करना है, आप दोबारा क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे। और क्लास में जितना हो सके आपने अपना माइक म्यूट रखना है। और क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है, फिजिकल क्लास और ऑनलाइन क्लास में थोड़ा फ़र्क होता है। फिजिकल क्लास में मैं आपकी असेसमेंट कर सकता हूँ कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। आपसे क्वेश्चंस कर सकता हूँ, अगर आपके में कंफ्यूज्ड माइंड्स या कंफ्यूज फेसेस देखूं। लेकिन ऑनलाइन क्लास में क्योंकि मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ आप वाकई में फोकस्ड हैं या नहीं है, तो ऑनलाइन क्लास पे स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। स्टूडेंट ने ज़्यादा फोकस करना है ऑनलाइन क्लास में, खुद से ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि टीचर जो है या ट्रेनर जो है वो उससे उस लेवल का फोकस नहीं करवा पाएगा। लेकिन साथ में फ़ायदा ये है कि क्लास आपकी कोई भी मिस नहीं होगी, चाहे आपने क्लास स्किप कर ली है या आपको आवाज़ नहीं आ रही है, रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगी। आप एक से ज़्यादा बार इस क्लास को देख भी सकते हैं और अपने टॉपिक्स को क्लियर भी कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास का एक ये फ़ायदा आपको होगा। और प्लस में इवनिंग क्लासेस हैं, एक ये आपको बेनिफिट होगा। और क्लासेस ज़्यादा दिनों तक के लिए चलेंगी, ज़्यादा दिन चलेंगी एज कम्पेयर टू फिजिकल क्लास। तो यानी हम ज़्यादा कोर्स और कॉन्सेप्ट्स को कवर कर पाएंगे कंपेरेटिवली फिजिकल क्लासेस। आपको फिजिकल स्टूडेंट से ज़्यादा कोर्स की नॉलेज होगी, एग्जाम के बारे में नॉलेज होगी, और आपको इन्फॉर्मेशन होगी। तो आई होप अब चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं, इनिशियल जो क्लास के रूल्स हैं। अब मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप सबने अपना माइक जो है वो पर्सनली म्यूट रखना है। और हम स्टार्ट करते हैं आज इंट्रोडक्शन के साथ। आप सबका इंट्रोडक्शन, आपका एक्सपीरियंस क्या है रिलेटेड टू हेल्थ एंड सेफ्टी, और आप इस कोर्स को क्यों करना चाहते हैं, इंटेंशन बिहाइंड डूइंग दिस कोर्स। एक एक करके मैं आप सबका नाम लूंगा, आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है, हेल्थ एंड सेफ्टी का एक्सपीरियंस बताना है, और कोर्स क्यों करना चाह रहे हैं उसके पीछे रीजन बताना है। चलिए, सबसे पहले हमाद आपसे क्वेश्चन है। सॉरी, रहमान, अब्दुल रहमान, कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज आ रही है रहमान? जस्ट आप अपना माइक म्यूट करें रहमान। ओके, हमाद, कैन यू हियर मी? अनम्यूट करना पड़ेगा आपको पहले माइक। आप सबका मैंने माइक अनम्यूट कर दिया। ओके, कैन यू हियर मी हमाद? Hello. हेलो। Yes, sir. I can hear you, sir. यस हमाद, would you please share your experience in health and safety and intention behind doing this course? Okay, sir. My name is Hamad. I am 25 years old, and I was doing job as an assistant accountant and whole soul in charge of the company after the boss. हम्म। And I took मतलब मैं ही सारी सेफ्टी वगैरह की जिम्मेदारी देख रहा होता था।
फैक्ट्री के अंदर फायर एक्सटेंशन वगैरह लगाना और क्या नाम है सेकंड एग्जिट बनाना फैक्ट्री के अंदर, और इस तरह का मेरा एक्सपीरियंस है सर। ओके, तो निबोश करने के पीछे क्या इंटेंशन है, क्यों करना चाह रहे हैं? अच्छा सर, देयर इज अ रीजन, आई जस्ट वांटेड टू गो टू सऊदी अरेबिया। हम्म। तो मेरे मामू ने मुझसे कहा कि बेटा यू शुड गो फॉर निबॉश फर्स्ट हम्म। एंड डू द सर्टिफिकेट, डू द कंप्लीट कोर्स एंड गेट अ सर्टिफिकेट, देन आई विल सेंड यू वीजा। हम्म। सो फॉर तो आई सेड जॉब ओके। पर्पस आप इसको कर रहे हैं? या एग्जैक्टली, एक जॉब पर्पस भी है, और ये कि निबॉश के जो है बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसके अंदर सर्टिफिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, और ये कि मतलब आपकी जो कैरियर फाइल है उसके अंदर मतलब उसकी टॉपिंग करने के लिए एक बहुत बेहतरीन सा सर्टिफिकेट है। हम्म। ओके, दैट्स बस गुड। दैट। दैट्स गुड। यस। Thank you so much, Hamad, for sharing your experience and your intentions. Moving towards ओके Khizar. सर, थैंक यू। Thank you so much. Now you can mute your mic. Moving towards Khizar. Khizar, can you hear me? जी सर, अस्सलाम वालेकुम Yes. सर। Walaikum assalam. How are you, Khizar? Can you please share the same? सर जी, बस इतना कहूँगा कि इट्स माय ड्रीम सर। It's your dream. यस सर। That's good. मेहनत करेंगे इस ड्रीम को अचीव करने के लिए आप, इंशाल्लाह सर जी, इंशाल्लाह. That's very good. आपके साथ हूँ। Inshallah. Okay, thank you. Do you have any experience, Khizar, in health and safety? Any previous experience? सर बेसिक 3 मंथ सेफ्टी एक्सपीरियंस इन डेस्कॉन सर, लाहौर। Hmm. In Descon shutdown. दिस नो सर, इंस्टीट्यूट। Okay, institute. Okay. यस, Okay. बेसिक लर्निंग सर, Okay, basic. विद जी, बेसिक लर्निंग सर एंड सिंपल मीन 3 मंथ आपको Okay. सेफ्टी। Okay. उसके बाद Thank you. सर मुझे पता चला कि भाई निबोश होता है, फिर निबोश कर लें, चला आया। Thank you so much for sharing your experience. Yes, moving towards Mr. Salman. Hello, Mr. Salman. Can you hear me? Yes, sir, I can hear you. Assalamu alaikum, everyone. Walaikum assalam. My name is Salman Ahmed, and I did a bachelor or master of engineering from ND University. And I had a 2 years of experience in health and safety in different companies. The reason behind Nibosh is that I want to enhance my expertise level just in health and safety side. So that's why I'm doing that. Okay. Thank you so much. Thank you, Salman, for sharing your experience and your intentions. Moving towards Mr. Adil. Mr. Adil, can you hear me? Can you hear me, Adil? Yes, sir, I can hear you. Yes, Adil. Please share your experience in health and safety and your intention behind doing this course. जी जी सर, मैं आपको सुन रहा हूँ बिल्कुल। Yes, Adil. Can you please answer the same questions? Can you hear me, Fahad? Yes, sir. Yes, sir. So, can you answer the same questions? Sir, sir, I am from Ladkana. My name is Fahad. सर मैंने इंटर की है डिग्री कॉलेज से, Hmm. जो हमारे शहर लाड़काना में है सर। Okay. मैं अपना करियर बनाना चाहता हूँ निबोश। निबोश करने के बाद in occupational health and safety, you want to enhance your career. सर Okay. You have any previous experience in health and safety? Yes or no? नो सर, नो आई डोंट हैव। Okay. थैंक यू सर। Okay. Okay. आप सब अपना माइक म्यूट रखें ताकि क्लास में अनवांटेड डिस्ट्रैक्शंस ना आए, और हमारे पास 26 to 25 स्टूडेंट्स हैं. अ, अगर हम सबका इंट्रोडक्शन करेंगे इट विल बी सो लेट, तो रेंडमली करते हैं सबका. मिसबा और रहमान, कैन यू हेयर मी?
Mr. Misbah. Yes, I can hear. Yes, sir. Yes, I can hear you, sir. Yes, Misbah. Can you please share your experience related to health and safety and intention behind doing this course? Uh, I don't have too much experience for the health and safety, but I am the work permit issuer in Aramco project in Saudi Arabia. Before I get working in Saudi Arabia 9 years. Okay. So that's time I am the work permit issuer for cold and hot. Right now I am working in Shine Services as an operation and maintenance at South region. Okay. So we have too much multinational clients, so they need for HSE requirements. So that's why my company and we decided to get this NIBOS certificate. We already have one NIBOS, but they need me more. That's why I'm going to get the NIBOS certification. Okay. Thank you so much, Misbah, for sharing your experience and your intentions. Mr. Dure Najaf, can you hear me? Syed Dure Najaf. Yes, sir. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Yes, Dure Najaf, can you share the same experiences? Yes, sir. I am a chemical engineer and I am doing a job recently in Lahore Wastewater Treatment Company as a proposal engineer. Hmm. And I have experience in K Electric, Bin Qasim Port 1 and 2 as a site coordinator in the shutdown of steam turbine. Okay. And I am doing NIBOSH for my मतलब मैं अपने skills बढ़ाना चाह रहा हूँ मतलब अपनी डिग्री के साथ अपने स्किल्स को enhance करना चाह रहा हूँ. That's why I'm doing. ओके, नोटेड. आप सब जो सबका मोस्टली यही आंसर है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका हेल्थ एंड सेफ्टी में कोई एक्सपीरियंस नहीं है. यस, आई कैन हियर यू. और कुछ स्टूडेंट्स हैं उनका हेल्थ एंड सेफ्टी में एक्सपीरियंस है. समवन हैज 2 years ऑफ एक्सपीरियंस और किसी का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, यानी वो फ्रेश है इन हेल्थ एंड सेफ्टी. कैन यू हियर मी? हेलो? Can you hear me? Yes, sir. Yes. Okay, thank you so much, Mr. Dure Najaf, for sharing your experience. Okay, sir. Mr. Jawad, can you hear me? Muhammad Jawad. जी सर, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. Yes, Jawad. सर बेसिकली मैंने पेट्रोलियम एंड गैस किया हुआ है, इंजीनियरिंग की भी है. तो फिलहाल करंटली मैं कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ. हमारी जो है फील्ड काफ़ी लिमिटेड है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा ये निबोश करके तो सेफ्टी साइड जाना चाह रहा हूँ, इसलिए निबोश कर रहा हूँ मैं. Okay, that's good. Thank you so much, Jawad, for sharing your experience. Mr. Farhan Ali, can you hear me? यस सर. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. Yes, Farhan. जी सर, बस मैंने अभी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट की डिग्री पूरी की है मेहरान यूनिवर्सिटी से. तो फिलहाल तो अभी तक रिजल्ट वगैरह नहीं आया. मेरा शुरू से यही शौक था कि निबोश करूं और इसमें मतलब जॉब साइट के लिए जाऊं, तो इसीलिए मैंने ये जॉब की है. Okay. So you have basically no experience in health and safety and you wanted to do this course. जी सर जी, अभी तक कोई भी जॉब वगैरह की नहीं है, तो इंडस्ट्री वगैरह में गया नहीं हूँ, तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो इसीलिए बस ये कोर्स करना है. Okay, no issues. Mr. Ali Rada Sheikh, can you hear me? Mr. Ali Raza. Mr. Waqar Ahmed. Sir, assalamu alaikum. Walaikum assalam. Yes, Waqar. Your experience in health and safety? No experience, sir. Fresh? जी सर. Okay. इंटेंशन क्या है कोर्स करने के पीछे? सर कोर्स इसलिए मैंने ज्वाइन किया है जॉब के लिए. To find out job after this certification.
Yes, sir. Okay. You have any other relevant degree in that field? No, sir. Okay. Yes, Mr. Abu Bakr, can you hear me? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर मेरा ताल्लुक तो वैसे मैकेनिकल फील्ड से निबोश ज्वाइन करने का मकसद ये है कि मेरे जो है ना स्किल्स में इजाफा हो जाए, मेरे पास एक स्किल्स आ जाएगा। वैसे मैं हर किस्म की तालीम हासिल की है तो ये भी एक स्किल हो जाएगा जो मुझे फ्यूचर में काम आएगा। बस निबोश ज्वाइन करने का बस यही मकसद है। ओके। तो आप सबसे मेरा ये एक सवाल भी है, एक सजेशन है, उसके बाद एक सवाल है। सजेशन ये है कि एक अच्छे कोर्स में आप सबने एडमिशन ली है और कुछ एक्सपीरियंस है हेल्थ एंड सेफ्टी में जिनका प्रीवियस एक्सपीरियंस है और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका हेल्थ एंड सेफ्टी में कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, एज सच बिल्कुल फ्रेशर्स हैं और बैलेंस्ड क्वांटिटी है स्टूडेंट्स की, फ्रेश एंड एक्सपीरियंस की। तो उस हिसाब से इस कोर्स को हम बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन से पढ़ेंगे, बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ेंगे और बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको सबको समझ में आए, जो एक्सपीरियंस है उनको समझ में भी आए और जो अनएक्सपीरियंस्ड हैं या फ्रेश हैं उन सबको भी समझ में आए। इस कोर्स में जिस स्किल्स की आप बात कर रहे हैं या जो स्किल्स की आप इस कोर्स में जो स्किल्स ढूंढना चाह रहे हैं वो एक्चुअली कौन सी स्किल्स हैं, उसके ऊपर भी ज़रा सवाल होना चाहिए। कौन से स्किल्स आप तलाश कर रहे हैं निबोश में? What kind of skills you wanted from this course? Is that a question from everyone? सर रिस्क असेसमेंट कर पाए। Any particular skills? Basically, my name is Khan. I'm in the environmental specialist as auditor. Main purpose of in this course to provide Okay, Athar, I cannot hear you because your voice is distracting. और बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रही है। You have some, I think you have some connection issues. मेरी आवाज बाकी सबको आ रही है? जी सर। ओके जी सर। ओके जी सर आ रही। सो स्किल्स सर एक्चुअली थोड़ी जो कट रही है, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। ओके आप, मैं सबको म्यूट करता हूँ, उसके बाद आवाज बिल्कुल सही हो जाएगी। ओके जी, अगर मेरी आवाज आपको जहां पर भी ना आए या रुक जाए या कट जाए तो आप टेक्स्ट में यहाँ पर बता सकते हैं, जो क्वेश्चन एंड आंसर का सेक्शन है या चैट का सेक्शन है। इस कोर्स में जो जिन स्किल्स की आप बात कर रहे हैं या जो स्किल्स आप सीखना चाह रहे हैं वो स्किल्स एक्चुअली पार्टिकुलर स्किल्स या स्पेसिफिक स्किल्स नहीं है, वो है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट स्किल्स। यानी हेल्थ एंड सेफ्टी को कैसे मैनेज करना है इन डिफरेंट वर्क्स को। अब हर किसी की इंडस्ट्री डिफरेंट है, किसी को ऑयल एंड गैस में काम करना है, किसी को दूसरी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करना है, कोई वेयरहाउस की सेफ्टी मैनेज कर रहा है, कोई ऑफशोर ऑयल एंड गैस मैनेज कर रहा है, कोई ऑनशोर है, कोई केमिकल इंडस्ट्री में है। तो हर किसी का एक डिफरेंट वर्क स्कोप है। हर वर्क स्कोप में आप हेल्थ एंड सेफ्टी कैसे मैनेज करें, इस कोर्स के अंदर आप स्किल्स सीखेंगे सेफ्टी मैनेज करने के, मैनेजमेंट स्किल्स। सो इंट्रोडक्शन से आज हम आते हैं और बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन आज हम करेंगे। आज हम कोर्स के ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि अगर हम डायरेक्टली कोर्स स्टार्ट कर दे पढ़ाना तो समझ में नहीं आएगा उन खास तौर पे उन स्टूडेंट्स को जो बिल्कुल फ्रेश हैं। तो आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, हेल्थ एंड सेफ्टी दुनिया में कैसे आई, क्यों फॉलो होती है, किस तरह फॉलो होती है, उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले हम निबोश के ऊपर स्पेसिफिकली बातचीत करते हैं। निबोश आईजी ओपन बुक एग्जाम, इसके अंदर आपके दो यूनिट्स हैं, यानी आपके दो एग्जाम है। एक आपका एग्जाम है यूनिट IG1 ओपन बुक एग्जाम। ये आपका ओपन बुक एग्जाम होता है 24 आवर्स, इसका टाइम ड्यूरेशन होता है 24 घंटे
इस एग्जाम में आपको दिए जाते हैं इस पेपर को पूरा करने के लिए। उसके बाद है रिस्क असेसमेंट। इसमें आपको 7 डेज दिए जाते हैं। ये रिपोर्ट होती है रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपको 7 दिनों के अंदर आफ्टर IG1 एग्जाम 7 दिनों के अंदर आपको ये रिपोर्ट भी सबमिट करवानी होती है। 7 दिन आपके पास टाइम होता है इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए। 18th हमारा आज ऑनलाइन सेशन है। आपसे पहले जो है वो 17 ऑनलाइन सेशन हो चुके हैं मेरे पास, और 6 से 7 जो है वो फिजिकल सेशन भी कराची में हो चुके हैं। ओके जी, सो अब हम बिल्कुल हेल्थ एंड सेफ्टी के इंट्रोडक्शन के ऊपर आते हैं। और मेरी आवाज़ आपको जहाँ पर भी ना आए आपने बता देना है। क्वेश्चन एंड आंसर चैट में आपने ज़रूर बताना है कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो आप अपनी वीडियो ओपन भी कर सकते हैं या क्लोज भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। आप अगर कंफर्टेबल हैं वीडियो ओपन करने में तो बेशक आप वीडियो ओपन करें अपनी। अगर कंफर्टेबल नहीं है, विद फैमिली है या घर में है, तो आप कैमरा अपनी ऑफ रख सकते हैं, लेकिन आपको फोकस पूरा क्लास के अंदर करना पड़ेगा। ऑनलाइन क्लास है और जितना आप इस पे फोकस करेंगे उतना आप सीखेंगे, उतना आपका फ़ायदा होगा इस कोर्स में। हेल्थ एंड सेफ्टी बिल्कुल उसी तरह फील्ड है जिस तरह बाकी फील्ड है, लेकिन हेल्थ एंड सेफ्टी जो है स्पेसिफिकली इसमें ग्रुप ऑफ स्किल्स चाहिए इस फील्ड में। हेल्थ एंड सेफ्टी पहले हम समझते हैं दुनिया में किस तरह आई, क्यों कंपनीज ने इसको फॉलो करना शुरू किया। हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं दैट इज ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। ऑक्यूपेशनल यानी जॉब रिलेटेड, कंपनी रिलेटेड, वर्क रिलेटेड। कंपनी कोई भी हो सकती है। कंपनी एक शॉपिंग सेंटर भी हो सकता है, तो कंपनी एक ऑयल एंड गैस भी हो सकती है, कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी हो सकती है, कंपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी हो सकती है, या कंपनी कोई और इंडस्ट्री भी हो सकती है, कोई शिप इंडस्ट्री भी हो सकती है, माइनिंग इंडस्ट्री भी हो सकती है। यानी हर वो बिजनेस जो किसी वर्क प्लेस में परफॉर्म किया जाता है, हर वो बिजनेस जिसमें कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं, जिसमें लोग मिलके काम करते हैं, वहाँ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज हो सकती है। इरिलेवेंट ऑफ द वर्क स्कोप, कोई भी उनका डिफरेंट किस्म का वर्क स्कोप हो, एक दूसरे से बिल्कुल अलग वर्क स्कोप हो, लेकिन ये जो हेल्थ एंड सेफ्टी है ये फॉलो होती है बिजनेस में, और आपने उस बिजनेस में इसको फुलफिल करवाना है। जो भी बिजनेस आपको हायर करता है एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल, आपको उस बिजनेस की हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना आपका काम होता है, एडवाइजेस करना और मैनेज करना। वो हम आगे समझेंगे किस तरह है और आपने क्या करना है, कौन से सेट ऑफ स्किल्स आपने सीखने हैं, और क्या चीज़ें जो किसी भी दुनिया के किसी भी कंट्री में जाए या किसी भी कंपनी में जाए आपको वो चीज़ें करनी पड़ती हैं बीइंग अ हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल, वो भी हम समझेंगे इसमें। पूरा कोर्स जब आपका कंप्लीट हो जाएगा आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी वर्ल्ड लेवल पे हेल्थ एंड सेफ्टी कैसे मैनेज करनी है किसी भी कंपनी में, इररिलेवेंट ऑफ एनी कंट्री। हम समझते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी का बैकग्राउंड। सबसे पहले हेल्थ एंड सेफ्टी क्यों दुनिया में आई और किस तरह स्टेप बाय स्टेप उसकी इवॉल्वमेंट हुई। ये गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, खास तौर पे उनके लिए जो बिल्कुल फ्रेश हैं। इन 70s, 60s to 70s, 1750 से 1760 के बीच में जो एयर था उसमें कुछ अमेरिकन कंपनीज जो है वहां पर कुछ एक्सीडेंट्स होना शुरू हुए। ज्यादातर उन कंपनीज का जो वर्क स्कोप था वो मैकेनिकल वर्क स्कोप था, यानी कटिंग ऑफ हैवी मेटल्स को काटना, मेटल्स के कुछ इक्विपमेंट प्रिपेयर करना, उनको मोल्ड करना, रीशेप करना, उस ऑर्गेनाइजेशन का काम था। उसमें एक्सीडेंट्स होना इंक्रीज हो गए। एक्सीडेंट किससे इंक्रीज हुए? मशीन से। जो मशीन वर्कर्स ऑपरेट करते थे उस मशीन से या तो इलेक्ट्रिकल शॉक प्रोड्यूस होता था, या तो उस मशीन के मूविंग पार्ट में हाथ आ जाता था, या कोई लूज क्लोथिंग आ जाती थी, जिस वजह से एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा हुए उस 1760 में उस कंपनी में, अमेरिकन कंपनी में। तो उन्होंने क्या किया कि टेक्निकल कंट्रोल सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए, जिसे हम कहते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी का शुरुआती दौर या पहला एरा, जिसे हम कहते हैं टेक्निकल एरा ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। उन्होंने टेक्निकल कंट्रोल्स इंट्रोड्यूस किए, जो मूविंग पार्ट जिसमें हाथ जा रहा है वहां पर सेफ गार्ड लगा दिया ताकि इंसान का हाथ उसके अंदर ना जाए। जहां से इलेक्ट्रिकल शॉक आ रहा था तो उसकी अर्थिंग कर दी,
ताकि इलेक्ट्रिकल शॉक लोगों को ना लगे। डैमेज इलेक्ट्रिकल टूल्स जो हैं उनको रिमूव कर दिया गया, न्यू रिप्लेसमेंट हो गई टूल्स की। उसके अलावा सर्किट ब्रेकर्स जो हैं वो भी मशीन के इलेक्ट्रिकल सप्लाई में या डिस्ट्रीब्यूशन में इंस्टॉल कर दिए गए। यानी इनको कहा जाता है टेक्निकल कंट्रोल सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुए। मशीन को सेफ सबसे पहले बनाया गया, जो मशीन एक्सीडेंट काज कर सकती है या कोई नुकसान काज कर सकती है, क्योंकि आपने हेल्थ एंड सेफ्टी में इंसानों को खतरों से बचाना है। और कौन से खतरे जो वर्क रिलेटेड हैं, जॉब रिलेटेड हैं, कंपनी रिलेटेड हैं, उन खतरों से इंसान को भी बचाना है। और भी काफी सारी चीजें जो आपने प्रोटेक्ट करनी है, स्पेशली एसेट्स एंड मशीनरी, उनको प्रोटेक्ट करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंसानी जान बचाना, सबसे ज्यादा जो प्राइम है, बीइंग ए हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल। सो उस इरा को कहा गया कि ये कौन सा दौर है, टेक्निकल इरा है हेल्थ एंड सेफ्टी का, कि मशीन को सेफ बनाया गया। फिर कुछ टाइम गुजरा और कुछ सालों के बाद दोबारा एक्सीडेंट्स होना इंक्रीज हो गए उस कंपनी में। इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि इस बार एक्सीडेंट मशीन की वजह से नहीं, इस बार एक्सीडेंट ह्यूमन एरर की वजह से हुआ है, इंसान की गलती की वजह से हुआ है। मशीन के ऊपर सेफगार्ड लगा है तो वो मशीन से उतार के काम करते हैं। इलेक्ट्रिकल टूल्स जो हैं, जो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स हैं, उनको वो प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करते, यूज़ नहीं करते। इंसुलेटेड ग्लव्स उनको दिए हुए हैं इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए, उनको वो वेयर नहीं करते। तो उनको ये पता चला कि इंसान की गलती से भी एक्सीडेंट हो सकता है, मशीन की सिर्फ गलती नहीं है, ज़्यादा गलती इंसान की होती है जिससे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो फिर उन्होंने इंसान को बिहेवियर को सेफ बनाने के कंट्रोल्स निकाले, ट्रेनिंग देना वर्कर्स को, अवेयरनेस देना, ड्रिल्स करवाना, ठीक है जी, लीडरशिप, कमिटमेंट, डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद वो दुनिया में वजूद में आई। यानी इंसान के बिहेवियर को, ह्यूमन एरर को कम करने के कंट्रोल इंट्रोड्यूस हुए। और वो हेल्थ एंड सेफ्टी का दूसरा दौर था, बिहेवियरल एरा ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। जब बिहेवियरल एरा उन्होंने सेफ बना लिया तो उन्होंने मशीन और इंसान एरर, ह्यूमन एरर और मशीन एरर दोनों को कंट्रोल कर लिया। काफी टाइम तक एक्सीडेंट्स काज नहीं हुए, उसके बाद फिर एक्सीडेंट काज होना शुरू हो गए। फिर जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि एक्सीडेंट जो हो रहे हैं वो मशीन एरर या ह्यूमन एरर की ही वजह से हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन एरर को भी कंट्रोल कर रही है, मैकेनिकल एरर्स को भी कंट्रोल कर रही है, टेक्निकल कंट्रोल मशीन्स को कंट्रोल कर रहे हैं, बिहेवियरल कंट्रोल ह्यूमन एरर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो अब क्या मसला है जिस वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं? फिर पता चला कि मसला है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का मसला क्या होता है कि जिनको ट्रेनिंग देनी है उनको ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। जहां पर टेक्निकल कंट्रोल, गार्ड, मशीन के ऊपर सेफ गार्ड लगाना है, वहां पर गार्ड नहीं लगाया जा रहा। वायर्स जो डैमेज हो जाती हैं उनकी टाइमली इंस्पेक्शन नहीं हो रही, मेंटेनेंस नहीं हो रही है। तो अब मैनेज करने में मसला है, बाकी और कोई मसला नहीं है। तो तीसरा एरा जो था वो था मैनेजमेंट एरा, जिसे हम कहते हैं थर्ड एरा ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। और आज का जो दौर है, अभी का जो दौर है, वो है फोर्थ एरा ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, होलिस्टिक एरा, HOLISTIC। होलिस्टिक एरा या होलिस्टिक दौर का मतलब वो होता है जिसमें हम इन तीनों चीजों को सेफ बनाए, मशीन को भी, ह्यूमन एरर को भी और मैनेजमेंट कंट्रोल्स को भी। आप समझ रहे हैं, एक्सीडेंट सिर्फ 3 रीजन की वजह से होते हैं, या तो मशीन की एरर की वजह से, या तो इंसान की गलती की वजह से, या तो उन दोनों को सही से मैनेज ना करने की वजह से, कंट्रोल मेयर्स को मैनेज ना करने की वजह से। ये 3 रीजन होते हैं एक्सीडेंट होने के, और इन तीनों को ही आपने कंट्रोल करना है, चाहे वो कोई भी वर्क प्लेस हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। निबोश आपको मैनेज करना सिखाएगा, जो थर्ड एरा ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करवाएगा कि आपने टेक्निकल और बिहेवियरल कंट्रोल को कैसे मैनेज करना है। बाकी टेक्निकल एंड बिहेवियरल कंट्रोल कौन से होने चाहिए वो आपको IG2 जो बुक है वो समझाएगी। बिहेवियरल कंट्रोल एंड टेक्निकल कंट्रोल स्पेसिफिकली हर हैजर्ड या खतरे के लिए क्या होने चाहिए वो सिखाएगी आपको IG2 बुक। IG1 बुक आपको सिखाएगी मैनेजमेंट के बारे में, कि आप किस तरह मैनेज करो इफेक्टिवली, हेल्थ एंड सेफ्टी को कैसे मैनेज करो। क्लियर है? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। If you have any questions, you might ask. जी सर, क्वेश्चन तो कोई नहीं है, अंडरस्टैंडिंग हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। Okay, that's good.
अब जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो बिल्कुल फ्रेश तीसरा हैं, एरर का सर, तीसरा एरर मुझे पूछना था। जी, फोर्थ एरर जो आपका फोर्थ एरा इज होलिस्टिक, HOLISTIC, होलिस्टिक एरा ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, जिसमें तीनों चीजों को एक साथ देखा जाए। क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी या कोई भी मैनेजमेंट हो, वो टाइम के साथ अपग्रेड होगी, वक्त के साथ पीछे नहीं जाएगी, उसमें और चीजें ऐड होती जाएंगी। इसलिए पहले टेक्निकल कंट्रोल ऐड हुए, फिर बिहेवियरल ऐड हुए, फिर मैनेजरियल ऐड हुए, उसके बाद हमारे पास ये होलिस्टिक एरा आया जो आज इस्तेमाल हो रहा है। एक्सक्यूज मी सर, जी हाँ। सर आई वांट आस्क के बाद में टेलीग्राम पर इस क्लास की जो क्लास चल रही है, हम बाद में ये सेशन रिवाइज सुन सकते हैं, क्योंकि नोट्स बनाने के लिए मैं हर चीज नोट डाउन करता हूँ। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं। ठीक है सर, तो ओके, आई विल मैसेज यू इन PM। ओके श्योर। यस, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट कॉन्सेप्ट? जी जी जी, तीसरा आप ये एरर बता दें, एक तो ह्यूमन एरर, एक मशीन एरर, तीसरा एरर कौन सा था वो? एक ह्यूमन एरा, ERA, एरा का मतलब होता है दौर, ERA, एरा, एरा पीरियड में पीरियड या पीरियड, एरा बोले या पीरियड बोले, एक ही बात है। पहला एरा है टेक्निकल पीरियड। यस, आपने बताया था एक्सीडेंट कॉज ना सर, वो मैं पूछना चाहता है। एक्सीडेंट कॉज आपने 3 टाइप ऑफ एक्सीडेंट कॉज बताई थी, एक ह्यूमन एरर, एक मशीन एरर, और तीसरा एरर मैनेजमेंट एरर, मैनेज करने में एरर। अब देखें, आपने मैनेज करने में एरर क्या होता है, मैनेज करने में क्या एरर होता है। देखिए, आपने मशीन को सेफ बनाना है तो उसके ऊपर आपने टेक्निकल कंट्रोल अप्लाई करने हैं, बिहेवियर को सेफ बनाना है तो उसके ऊपर बिहेवियरल कंट्रोल अप्लाई करने हैं। लेकिन वो कंट्रोल कब अप्लाई करने हैं, किस तरह करने हैं, कब वो इफेक्टिव होंगे, कब वो इफेक्टिव नहीं होंगे, इसको कहा जाता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ कंट्रोल मेयर्स, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। तो वो मैनेजमेंट प्रॉपर ना होने की वजह से भी एक्सीडेंट हो रहे थे। एक्सीडेंट होते सिर्फ 2 मेन रीजन की वजह से, ह्यूमन एरर, मशीन एरर, और तीसरा रीजन यहाँ जुड़ गया जो इन दोनों से ही मुंसलिक है, कनेक्टेड है, वो है मैनेजमेंट एरर। ये फोर्थ होलिस्टिक एरिया के बारे में जरा थोड़ा बताइएगा, होलिस्टिक एरा के बारे में। अच्छा, होलिस्टिक एरा वो एरा है जिसमें आप ह्यूमन एरर को भी कंट्रोल कर रहे हो, ट्रेनिंग के साथ, मोटिवेशन के साथ, अवेयरनेस के साथ, मशीनी कंट्रोल को भी कंट्रोल कर रहे हो, इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के साथ, और मैनेजमेंट एरर्स को भी कंट्रोल कर रहे हो। यानी ये ऐसा दौर है होलिस्टिक एरा जिसमें आप तीनों चीज़ों को कंट्रोल करें, ह्यूमन एरर को भी कंट्रोल करें, मशीन फेलियर को भी कंट्रोल करें, और मैनेजमेंट फेलियर्स को भी कंट्रोल करें। मैनेजमेंट फेलियर्स क्या होते हैं वो पूरी निबोज की किताब आपको समझाएगी। मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है वो भी निबोज की किताब आपको समझाएगी। ओके, थैंक यू। ओके जी। नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं सर, मेरे पास एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि हम 20-25 की बात करें लेट पर। ओके, सो मूव करते हैं आगे। ये फील्ड है स्पेसिफिकली हेल्थ एंड सेफ्टी। इसे हम ये इस तरह भी कह सकते हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। ऑक्यूपेशनल यानी बिजनेस रिलेटेड, ऑक्यूपेशन रिलेटेड या वर्क रिलेटेड, हेल्थ एंड सेफ्टी। सो यहां पर हम इन डेफिनेशंस को समझते हैं, देखते हैं कि हेल्थ क्या है और सेफ्टी क्या है। व्हाट इज हेल्थ एंड व्हाट इज सेफ्टी? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हेल्थ एंड सेफ्टी? क्या ये दोनों चीजें सेम है या इन दोनों में कोई फर्क है? नहीं, सेम नहीं है। ओके, क्या डिफरेंस है? सेफ्टी वो है जो एनवायरनमेंट में जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कुछ भी हो सकता है, वो पेन, पेंसिल, मशीन वगैरह। हेल्थ वो है जो हमारी पर्सनल रिलेटेड, जो हमसे रिलेटेड हो। ओके, एनीवन एल्स? यस सर। यस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हेल्थ एंड सेफ्टी? Okay, health is basically connected to human, and Okay. safety in my opinion, safety is कि उस कंडीशन को नुकसान ना पहुंचे, उस इकदाम को हम सेफ्टी कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, यू नो। किसको नुकसान ना पहुंचे? मतलब इंसान की हेल्थ को नुकसान ना पहुंचे, उसके लिए इंसान सेफ्टी करता है,
उस इकदाम को सेफ्टी बोलते हैं। और हेल्थ? The action we how can we say that, मतलब वो एक्शन जो हम अपनी हिफाजत के लिए करें, that's a safety in simple Okay. words. Okay. Anyone else? Yes. सर जो हेल्थ है वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज है और जो सेफ्टी है वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंजरी है। वेरी गुड। अब इंसान जो है वो किसी भी वर्क प्लेस यानी किसी भी कंपनी में, किसी भी वर्क इन्वायरमेंट में उसे खतरा दो तरह से है। या तो उसे इंजरी नुकसान होगा, यानी या तो उसे फिजिकल नुकसान होगा, इंजरी हो जाएगी। इंजरी में फॉर एग्जांपल कट लग जाना या कोई फ्रैक्चर हो जाना, हाथ टूट जाना, ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाना, दैट इज इंजरी। और इंजरी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन को हम कहते हैं सेफ्टी। और हेल्थ, दूसरा इंसान को नुकसान पहुंच सकता है हेल्थ इशू किसी बीमारी को या किसी मेडिकल कंडीशन को कह सकते हैं। जैसे कोविड-19 हेल्थ इशू है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हेल्थ इशू है, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स या हम जिसे कहते हैं फिजिकल डिसऑर्डर, जो इंसान को पेन होता है, इंटरनल पेन होता है, वो भी हेल्थ इशू है। तो इस तरह इंसान को दो तरह से नुकसान पहुंच सकता है एक्टिविटीज के अंदर, या तो उसे इंजरी होगी या तो उसे हेल्थ इशू होगा। इसीलिए सेफ्टी का मतलब होता है इंजरी को कंट्रोल करना। ऐसे इकदामात या ऐसे अरेंजमेंट्स जो इंजरी को प्रोटेक्ट करें, वो अरेंजमेंट होते हैं सेफ्टी। वो इंश्योर करते हैं सेफ्टी, यानी वो अरेंजमेंट्स क्या कंडीशन लेके आते हैं, सेफ कंडीशन या सेफ्टी इंश्योर करते हैं। और ऐसे अरेंजमेंट जिससे आप बीमारी कंट्रोल करें, उन अरेंजमेंट्स को कहा जाता है हेल्थ अरेंजमेंट्स। और उन अरेंजमेंट्स को अप्लाई करने से हेल्थ इंश्योर होती है या हेल्दी वर्क प्लेस आपको मिलता है। व्हाट इज ऑक्यूपेशनल मतलब वर्क रिलेटेड, जॉब रिलेटेड या कंपनी रिलेटेड। अब यहाँ पर जो भी आप हेल्थ और सेफ्टी पढ़ेंगे वो सिर्फ कंपनी रिलेटेड है। कंपनी से बाहर इंसान की हेल्थ को क्या इफेक्ट हो रहा है, सेफ्टी को क्या इफेक्ट हो रहा है, उससे आपका कोई कंसर्न नहीं है। आपको बिजनेस की जो तरफ से नुकसान हो सकता है उसको कंट्रोल करना है, दैट्स इट, जो बिजनेस के लिए एक लीगल रिक्वायरमेंट है। ओके, सो डेफिनेशन से देखते हैं। हेल्थ, एब्सेंस ऑफ एनी पर्सनल डिजीज और इल हेल्थ। किसी बीमारी की या पर्सनल डिजीज की एब्सेंस है तो वो हेल्थ है या हेल्दी वर्क प्लेस है या हेल्दी पर्सन है। और जहां पर किसी इंजरी की एब्सेंस है वो है सेफ कंडीशन या वो है सेफ्टी। उसके बाद है वन ऑफ द फेमस टर्म इन हेल्थ एंड सेफ्टी। अब इंसान को या इंजरी या बीमारी, दो तरह से जो इंसान को नुकसान पहुंच रहा है एक वर्क प्लेस में, आपको दोनों तरह से कंट्रोल करना है। आपने सिर्फ सेफ्टी नहीं देखनी, यानी इंसान को सिर्फ इंजरी से नहीं बचाना है, उसे बीमार होने से भी बचाना है, हेल्थ इशू से भी बचाना है। सो इंसान को इंजरी या हेल्थ इशू या किसी भी तरीके का जो खतरा होता है, उस खतरे को हम हेल्थ एंड सेफ्टी में कहते हैं हैजर्ड, HAZARD। यानी हेल्थ एंड सेफ्टी में हर खतरा हैजर्ड है, चाहे वो खतरा इंजरी काज कर सकता हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है वो हैजर्ड है, ठीक है जी। फायर जो है वो हैजर्ड है, हाइट हैजर्ड है, कोई मशीन हैजर्ड है, कोई टूल हैजर्ड है। इस तरह हेल्थ एंड सेफ्टी में जैसे कोई वायरस है कोविड-19 तो वो हैजर्ड है। यानी कोई भी खतरा, उसे हम हैजर्ड कहते हैं। उसकी फिर कैटेगरीज होती हैं कि कौन सी हैजर्ड की कैटेगरी है या कौन से टाइप का हैजर्ड है, उसके ऊपर हम बाद में आते हैं। लेकिन हैजर्ड जो है उसको ही आपने कंट्रोल करना होता है हेल्थ एंड सेफ्टी में। वो हैजर्ड हेल्थ इशू भी कर सकता है, कोई हैजर्ड सेफ्टी इशू भी कर सकता है। यानी कोई हैजर्ड इंजरी कर सकता है तो कोई हैजर्ड बीमार कर सकता है, और तमाम को जनरली हैजर्ड कहा जाता है। फिर उसको अलग कैटेगराइज और स्पेसिफाई हम करते हैं, बाद में करते हैं। डेफिनेशन अगर हम हैजर्ड की कहें या मेंशन करें तो हैजर्ड की क्या डेफिनेशन हो सकती है? एनीथिंग दैट हैज पोटेंशियल कॉज टू हार्म इज हैजर्ड। ओके, एनीथिंग दैट हैज पोटेंशियल टू काज हार्म, यानी हर वो चीज जिसमें नुकसान पहुंचाने की एबिलिटी है वो हैजर्ड है। हैजर्ड और रिस्क में क्या फर्क है?
हैजर्ड वो होता है जो नुकसान पहुंचा सके, रिस्क वो होता है कि चांसेस पहुंचा भी सकता है, नहीं पहुंचा सकता है। सेवरिटी क्या होगी, मतलब उसकी नुकसान पहुंचाने की, जो हम देखते हैं कि किस हद तक हमें ये इंजरी कर सकता है, रिस्क वो होता है। ओके, अब आपको मैं एक कंडीशन देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक कंडीशन है, वहां पर कुछ वर्कर्स एक वेयरहाउस में काम कर रहे हैं। वेयरहाउस या कोई रूम समझ लें, किसी कमरे में कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं, और वो काम क्या कर रहे हैं, बॉक्सेस को एक जगह से उठा के दूसरी टेबल पे रख रहे हैं, एक टेबल से उठा के दूसरी टेबल पे रख रहे हैं, और दोनों टेबल जो है वो बिल्कुल अपोजिट एक दूसरे के रखी हैं। एक टेबल यहाँ रखी है तो एक टेबल यहाँ रखी है, ये रूम के दो कॉर्नर्स में रखी है, लेकिन रूम के बीच में जो है वो एक तार गुजर रही है, वायर, इलेक्ट्रिकल कोड, लाइव इलेक्ट्रिकल वायर गुजर रही है, और वो वायर है डैमेज्ड। जिसका पैर उसके ऊपर आ गया या जिसका उसके साथ कांटेक्ट हो गया, उससे हो जाएगा इलेक्ट्रोक्यूशन, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा उससे। अब आप इस केस में बताएं मुझे, हैजर्ड क्या है? क्या वो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तार हैजर्ड है या उसके अंदर जो डैमेज है वो हैजर्ड है? सर दोनों ही है ना, तार भी हैजर्ड है और इलेक्ट्रिसिटी भी उसमें हैजर्ड है। ओके, इलेक्ट्रोक्यूशन से रिलेटेड हैजर्ड क्या है इन दैट कंडीशन? वो डैमेज हैजर्ड है या वो वायर हैजर्ड है? हैजर्ड तो यही है क्योंकि लाइव है वो, और हम्म, वो डैमेज हैजर्ड है। डैमेज हैजर्ड होगा, डैमेज हैजर्ड होगा। वो Live hazard है इलेक्ट्रिसिटी। ग्राउंड पर नहीं दे रहा है, वो वायर हैजर्ड है। एंड उससे बचने के लिए हमें सबसे पहले बेसिक पॉइंट तो वो ये कि हम उस केबल को रिमूव करके रिप्लेस कर दें। बेहतर ये है पहले उसे रिमूव कर दें, कनेक्शन सारे रिमूव, मतलब जो मेन ब्रेकर है वहाँ से करके, मतलब स्विच ऑफ करके कनेक्शन इसके रिमूव कर दें। अगर हमारे पास ऐसी कोई नोयत नहीं है तो सेम हम एक्टिविटी ये करें कि उसको पहले कवर कर लें किसी वो सिलिकॉन पाइप में दें, और उसको फिर वो फ्लेक्सिबल पाइप के साथ कवर कर लें। मजीद उससे और बेहतर करने के लिए जो मेरे लेबर मेरी साइड पर वो कॉटन रिमूव कर रहे हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उन्हें अपनी पीपीज फॉलो करना चाहिए। ये आपने बताया उस हैजर्ड से बचने के कंट्रोल मेजर्स, उस हैजर्ड से बचने की अरेंजमेंट्स या कंट्रोल मेजर्स या स्टैंडर्ड्स, एक ही बात है। हम स्टैंडर्ड्स कहें, कंट्रोल मेजर्स कहें, अरेंजमेंट्स कहें, एक ही बात है। अच्छा, उस कंडीशन में जो हैजर्ड है, ना वो डैमेज हैजर्ड है ना वो वायर हैजर्ड है, हैजर्ड है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्यों? क्योंकि अगर आप उस वायर को टर्न ऑफ कर दें या उसका केबल जो है वो इलेक्ट्रिकल सोर्स से हटा दें, निकाल दें, तो उस केस में ना वो तार आपको किसी को इलेक्ट्रोक्यूशन करेगी, ना वो डैमेज किसी को इलेक्ट्रोक्यूशन करेगा। तो यानी यहाँ पर जो हैजर्ड है, मेन हैजर्ड है, वो इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन क्योंकि वो जो वायर है वो आपको ट्रिप भी कर सकती है, गिरा भी सकती है, तो वो एक डिफरेंट हैजर्ड है। यानी अब उस एक तार के अंदर दो हैजर्ड है। एक हैजर्ड है कि वो इलेक्ट्रोक्यूशन कर सकती है, दूसरा हैजर्ड ये है कि वो गिरा सकती है किसी को। किसी के पैर में आ गई तो वो गिर सकता है बॉक्स के साथ और उसे इंजरीज हो सकती हैं। तो हैजर्ड जो है वो आपके एक्टिविटीज के अंदर, आपके इक्विपमेंट के अंदर छुपे होते हैं। जो आप काम, एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं उसके अंदर हैजर्ड होते हैं। हैजर्ड को पहचानने का बहुत आसान तरीका ये है हमेशा। अब जैसे एक और कंडीशन है, वो कंडीशन में आपको बताऊं, कुछ वर्कर्स जो हैं वो एक सर्टेन हाइट पर काम कर रहे हैं, हाइट पर, जैसे हम वर्क एट हाइट कहते हैं। उसके लिए ज़्यादातर सीढ़ी का, लेडर का इस्तेमाल होता है, या कंस्ट्रक्शन फील्ड्स में इसके फोल्डिंग का इस्तेमाल होता है, मूवेबल इसके फोल्ड या फिक्स्ड इसके फोल्ड। इसके फोल्डिंग एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बना के फिर वर्कर उसके ऊपर चढ़ के काम करते हैं। ठीक है जी। अब उस कंडीशन में आप मुझे बताएं हैजर्ड क्या है वर्किंग एट हाइट? क्वेश्चन रिपीट करना दोबारा। सम वर्कर्स आर वर्किंग 10 मीटर्स अबव द ग्राउंड लेवल। कुछ वर्कर जो है वो 10 मीटर ऊपर काम, हाइट पर काम कर रहे हैं, इसके फोल्डिंग के ऊपर खड़े हैं और कोई कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल दीवार को पेंट कर रहे हैं। उस कंडीशन में मुझे बताएं हैजर्ड क्या है, मेन हैजर्ड? द मेन हैजर्ड एलिमेंट हार्नेस, मतलब सर वो लैडर या जो हार्नेस अगर स्कैफोल्डिंग नहीं है तो वो सबसे बड़ा हज़ार्ड है। हार्नेस नहीं है तो वो अगर हैजर्ड नहीं है। वो
अगर वो स्टफ It hazard फोल्डिंग है सर. प्रॉपर्ली फिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, नहीं है कोलैप्स ऑफ तो स्ट्रक्चर सबसे बड़ा हज़ार्ड ये है। वो जो स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर है कोलैप्स हो सकता है, गिर सकता है। वो हैजर्ड नहीं है। सर हाइट हेलो हैजर्ड है। वेरी Height, गुड, height hazard. वेरी गुड। Height. कैसे आइडेंटिफाई किया आपने? सर अगर सेफ्टी के साथ हम मेजर्स के साथ काम कर रहे हैं स्कैफोल्डिंग के ऊपर तो 3 फीट हैंड रेल होती है चारों तरफ, तो उससे कोई इशू नहीं है, कोई सेफ्टी है, मतलब कोई प्रोटोकॉल आपको करने की जरूरत नहीं, आप सेफ हैं। आपने हार्नेस पहनी हुई है, सब चीजें पहनी हुई, सेफ है। बस हाइट आपके है, हाइट के आपकी सिर्फ हैजर्ड है इसके अंदर। वेरी गुड। अब हमारे जो हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स के माइंड में जो कंफ्यूजन होती है वो 3 चीजों में होती है। 3 चीजों में, वो मैं आपको बताता हूँ वो चीजें क्या हैं। वो आज हम क्लियर कर लेंगे इंशाल्लाह, आप किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। वो है 3 चीजें, एक है हैजर्ड, रिस्क, कंट्रोल मेयर्स। हैजर्ड, रिस्क, कंट्रोल मेयर के अंदर है कंफ्यूजन। अब हैजर्ड को डिटरमाइन करने का आसान से आसान तरीका यह है, हैजर्ड कोई फिजिकल चीज भी हो सकती है, हैजर्ड कोई कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है जी, हैजर्ड कोई फिजिकल चीज भी हो सकती है, कोई कंडीशन भी हो सकती है। फिजिकल चीज जैसे कि कोई इक्विपमेंट हैजर्ड हो सकता है, कोई मटेरियल हैजर्ड हो सकता है, और कंडीशन जैसे हाइट जो है वो कंडीशन है, तो हाइट भी हैजर्ड है। हैजर्ड को डिटरमाइन करने का आसान तरीका ये है कि हैजर्ड हर वो चीज है जिससे नुकसान पहुंच सकता है, तो हाइट उस कंडीशन में वो चीज है जो नुकसान पहुंचा सकती है। और हैजर्ड को आइडेंटिफाई करने का आसान तरीका ये है, आप हमेशा दिमाग में ये सोचें कि क्या चीज खत्म कर दूं जिससे खतरा खत्म हो जाए। हमेशा वो फैक्टर ही हैजर्ड होता है। ठीक है जी, जैसे हाइट है, अगर हाइट 10 मीटर है, हाइट को आप 5 मीटर कर देंगे, खतरा कम होगा। जो इंसान 10 मीटर से गिरे और एक इंसान 5 मीटर से गिरे, ज्यादा चोट उसको आएगी जो 10 मीटर से गिरेगा, डिपेंडिंग ऑन द फ्लोर कंडीशंस एज वेल। समझ रहे हैं? तो हैजर्ड को डिटरमाइन करने का आसान तरीका यह है, आप हमेशा सोचें कि क्या चीज कम या ज्यादा करने से खतरा कम या ज्यादा हो रहा है, वो होती है हैजर्ड। और हैजर्ड और रिस्क में फर्क है। हैजर्ड की टोटल 5 कैटेगरीज है। एनीथिंग और कंडीशन विच मे काज हार्म। हैजर्ड की टोटल 5 कैटेगरीज है। फिजिकल हैजर्ड, फिजिकल हैजर्ड वो होते हैं जो इंजरी काज करते हैं, जैसे हाइट फिजिकल हैजर्ड है, फायर फिजिकल हैजर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी फिजिकल हैजर्ड है, मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन फिजिकल हैजर्ड है, जो भी फिजिकल इंजरी काज कर सकते हैं। उसके बाद है केमिकल हैजर्ड्स, वो तमाम केमिकल एक्सपोजर्स होते हैं। बायोलॉजिकल हैजर्ड थर्ड कैटेगरी, इसमें वायरस, बैक्टीरिया और फंगस आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं। साइकोलॉजिकल हैजर्ड, उसमें तमाम वो हैजर्ड आते हैं जो मेंटल वेल बींग को या इंसानी दिमागी हालत को नुकसान पहुंचाएं। और 5वीं कैटेगरी है एर्गोनॉमिकल हैजर्ड। वो तमाम हैजर्ड वो होते हैं जो इंसान के जॉइंट्स और मसल्स को और बोन्स को वीक करते हैं, मस्कुलोस्केलेटल इल हेल्थ काज करते हैं, उनको कहा जाता है एर्गोनॉमिकल हैजर्ड। और पूरी दुनिया में सिर्फ ये 5 कैटेगरीज हैं हैजर्ड की। आप कोई भी के अलावा किसी कैटेगरी में नहीं आएगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कंपनी में कोई भी हैजर्ड हो। इसके अलावा कोई 6th कैटेगरी नहीं है। समझ रहे हैं? तो ये दोनों हैजर्ड जो है, एक हैजर्ड वो होते हैं जो इंजरी काज करते हैं, एक हैजर्ड वो होते हैं जो बीमारी काज करते हैं, बीमार करते हैं। और ये जो पांचों हैजर्ड हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, एर्गोनॉमिकल एंड साइकोलॉजिकल, ये जो 5 कैटेगरीज हैं, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इनको, अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं। तो हैजर्ड और रिस्क में बहुत फर्क है, हैजर्ड और कंट्रोल मेयर में बहुत फर्क है। आप सबसे पहले ये क्लियरिफाई करें हैजर्ड है क्या। हैजर्ड वो खतरा है, और IG2 की बुक आपको हेल्प करेगी हैजर्ड को आइडेंटिफाई करने में। अगर आपको स्टिल कंफ्यूजन है या आपको वैरायटी ऑफ हैजर्ड्स नहीं पता है, तो यूनिट IG2 बुक आप पढ़ सकते हैं, उसमें आपको बहुत सारे टाइप के हैजर्ड्स मिलेंगे। सेल्फ रिसर्च भी इस कोर्स में आपको करनी होगी, जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा उन चीज़ों के ऊपर आपको अपनी कुछ पर्सनल रिसर्चेस भी करनी होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ है हेल्थ एंड सेफ्टी में, जैसे हम कहते हैं रिस्क। रिस्क के बारे में किसी को आइडिया है? यस, हाँ, रिस्क का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी हज़ार्ड को कम करने के लिए। किसी भी हैजर्ड को कम करने के लिए कम करने के लिए, या हो सके तो एलिमिनेट कर दें। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हैजर्ड एंड रिस्क?
अगर Risk वो of है जो accident. जो सर जो हैजर्ड होता है वो आपकी कंडीशन होती है कि आपको इसकी वजह से कोई नुकसान पहुंच सकता है, और जो रिस्क होता है वो प्रोबेबिलिटी होती है कि इसकी वजह से रिस्क हो सकता है या नहीं है। ये आपकी सोचने पे होता है कि हो सकता है या नहीं है, ये रिस्क इसे कहते हैं। और हैजर्ड होता है कि कोई भी ऐसी कंडीशन जो आपको हार्म नुकसान पहुंचा रहा ओके सर रिस्क वो चीज है, उससे पता चलता है कि आपको कितना नुकसान होगा। और हैजर्ड तो खतरा ही है, खतरे से आपको नुकसान होगा कितना, वो रिस्क है। गुड ओके एनीवन एल्स? जो बिल्कुल फ्रेश हैं, बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है, वो सबसे ज्यादा सवाल करें। आप अगर 100 सवाल भी करेंगे तो मैं आपको 100 जवाब दूंगा, क्योंकि इसमें आपका ही बेनिफिट है। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप 100 बार भी पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है। ओके रिस्क और हैजर्ड में बेसिकली क्या फ़र्क है? जब हमारे पास आपने बिल्कुल सही इसका आंसर किया, क्या कितना खतरा होगा, वो हम रिस्क, उसे हम कहते हैं रिस्क। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, क्योंकि सिर्फ अगर हम ये फैक्टर देखें कितना खतरा होगा, तो ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है रिस्क की। रिस्क की कंप्लीट डेफिनेशन ये है कि कितना हैजर्ड के नुकसान पहुंचाने के चांसेस कितने हैं और उससे खतरा नुकसान कितना पहुंचेगा, यानी लाइकलीहुड एंड सिविरिटी। जब हम इन दोनों की बात करें तो वो एक्चुअली रिस्क होता है, और दोनों को जब हम मल्टीप्लीकेशन करें तो वो रिस्क होता है। समझ रहे? हम ये नहीं कह सकते कि हैजर्ड के नुकसान पहुंचाने के चांसेस रिस्क होता है, या उससे खतरा कितना होगा वो रिस्क होता है, या ये दोनों चीजें रिस्क होती हैं। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन रिस्क होती है। दोनों की किसकी? एक हैजर्ड से नुकसान पहुंचाने के चांसेस कितने हैं और उससे नुकसान कितना पहुंचेगा। हम रिस्क को कैलकुलेट क्यों करते हैं? रिस्क अराइज होता है या पैदा होता है हैजर्ड से। अब फॉर एग्जाम्पल हम देते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। जो आसान एग्जाम्पल है वो हाइट वर्क एक्टिविटी है। हाइट पर काम करना है, वो एक आसान एक्टिविटी है, हर किसी ने देखी हुई है, चाहे किसी ने किसी कंपनी में काम किया है या नहीं किया है, लेकिन हाइट वर्क हर किसी ने कहीं ना कहीं इमारत बनते हुए कहीं ना कहीं देखा है। उसके हम एग्जाम्पल रखेंगे यहाँ पे। अब फॉर सपोज एक स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर है, वहां पर कुछ चंद लोग काम कर रहे हैं, एक सर्टेन हाइट पर काम कर रहे हैं। हैजर्ड हमें पता है हाइट है। हाइट उन लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। जितनी हम हाइट बढ़ाएंगे उतना नुकसान भी बढ़ेगा। लेकिन अब हम देखें, हैजर्ड तो है, हैजर्ड तो हाइट है, लेकिन इस हैजर्ड के नुकसान पहुंचाने के चांसेस कितने, यानी हाइट के नुकसान पहुंचाने के चांसेस कितने हैं, और अगर कोई गिरेगा तो उससे कितना नुकसान पहुंचेगा। इन दोनों चीजों को हम जब मल्टीप्लाई करें तो उसे हम कहते हैं रिस्क। रिस्क को अलग से समझने की जरूरत क्यों होती है? वो सिर्फ इसलिए होती है ताकि हम ये इंश्योर करें कि हैजर्ड कंट्रोल है या नहीं, हैजर्ड कंट्रोल में है या नहीं है। इस चीज को सिर्फ हम डिटरमाइन करने के लिए, हैजर्ड कंट्रोल है या नहीं है, हम रिस्क को कैलकुलेट करते हैं। अब क्या होगा, हम देखेंगे लोगों के गिरने के चांसेस कितने हैं। तो गिरने के जो भी चांसेस हैं, जिसे हम लाइकलीहुड कहते हैं, रिस्क की डेफिनेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी डेफिनेशन में चांसेस को हम कहते हैं लाइकलीहुड, या चांसेस भी आप कह सकते हैं। तो हम देखेंगे जैसे हाइट है तो वहां पे वर्कर्स के गिरने के चांसेस कितने हैं। अगर उन वर्कर्स ने कोई भी इक़्तिदामात इस्तेमाल नहीं किए हैं, अरेंजमेंट जो उनको गिरने से बचाए, जैसे कि उस स्ट्रक्चर के बराबर में कोई गार्डरेल नहीं है मौजूद इसके फोल्डिंग के, कि कोई भी उस इंसान एज पर जाकर गिर सकता है नीचे, कोई बैरियर नहीं है जो उसे रोके गिरने से, या उस इंसान को हार्नेस नहीं यूज की हुई है, या उस इसके फोल्डिंग का स्ट्रक्चर पुअर है, इसके फोल्डिंग कोलेप्स हो सकती है, गिर सकती है, अनस्टेबल इसके फोल्डिंग है। तो गिरने के चांसेस कितने हैं पहले वो देखेंगे। फिर देखेंगे अगर कोई इंसान गिरा उसके बाद उसे इंजरी कितनी आएगी, उसके लिए फिर अलग फैक्टर्स देखेंगे। अगर 10 फीट हाइट है तो उससे इंजरी क्या आ सकती है, डिसेबिलिटी या डेथ। और जो इंसान गिरेगा उसमें दो चीजें देखी जाएंगी, एक हाइट कितनी है और दूसरा फ्लोर कंडीशन क्या है। कोई फ्लोर होता है कॉन्क्रीट, कोई फ्लोर होता है जिसमें जैसे कोई सॉइल फ्लोर या लूज फ्लोर, जैसे बीच है, समंदर है, वहां के करीब जो मिट्टी होती है वो लूज सॉइल है।
डेजर्ट है, उसकी मिट्टी लूज सॉइल है, लेकिन किसी रोड के बराबर में हाइट वर्क एक्टिविटी हो रही है तो नीचे कंक्रीट फ्लोर है, ठोस जमीन है, तो दोनों जगह गिरने के नुकसान डिफरेंट होंगे। समझ रहे? तो हम सीवरिटी भी देखते हैं, सीवरिटी दूसरे फैक्टर्स को देखते हैं, और लाइक्लीहुड में दूसरे फैक्टर देखते हैं। रिस्क अराइज होता है, हैजर्ड से पैदा होता है रिस्क, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है हैजर्ड को कंट्रोल करने का। हैजर्ड को हम सिर्फ दो तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, या तो हम हैजर्ड के नुकसान पहुंचाने की पॉसिबिलिटी कम कर दें यानी लाइक्लीहुड, या तो हम उस हैजर्ड की सीवरिटी कम कर दें यानी नुकसान जितना हो रहा है उससे कॉन्सिक्वेंसेस उसके खत्म कर दें। इन दो तरह से हम हैजर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि हम इन दो तरह से हैजर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं तो इसीलिए हम रिस्क को कैलकुलेट करते हैं, ताकि देखा जाए कि हैजर्ड कंट्रोल है या नहीं है। फिर हमारे पास डिफरेंट अरेंजमेंट्स होती हैं। कुछ अरेंजमेंट ऐसी होती हैं जो टेक्निकल अरेंजमेंट होती हैं, कुछ बिहेवियरल अरेंजमेंट होती हैं, कुछ मैनेजरियल अरेंजमेंट्स होती हैं। अरेंजमेंट कहें, कंट्रोल मेयर कहें या स्टैंडर्ड कहें, एक ही बात है। सेफ्टी अरेंजमेंट, सेफ्टी कंट्रोल मेयर या सेफ्टी स्टैंडर्ड। अब हमें पता है कि एक्सीडेंट जो है वो मशीन एरर की वजह से भी हो सकता है, ह्यूमन एरर की वजह से भी हो सकता है, मैनेजरियल इशू की वजह से भी हो सकता है। तो यानी लाइक्लीहुड अब इन तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वर्कर ट्रेंड नहीं है तो वो गिर सकता है, उससे ट्रेनिंग नहीं है हाइट पे काम करने की, तो उससे ट्रेनिंग देंगे, उससे क्या होगा, वर्कर के गिरने के चांसेस कम हो जाएंगे। वर्कर को पीपीज देंगे, सेफ्टी हार्नेस, उससे उसके गिरने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसके फोल्डिंग के स्ट्रक्चर की इंस्पेक्शन करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, उससे इसके फोल्डिंग के कोलैप्स होने के, टूटने के, गिरने के चांसेस कम हो जाएंगे। गार्ड रेल लगा देंगे इसके फोल्डिंग पे, बैरियर लगा देंगे ताकि वर्कर कोई गिर ना जाए स्लिप होकर या ट्रिप होकर नीचे। जो बैरियर हम लगा रहे हैं साइड से, वो भी लाइक्लीहुड को या गिरने के चांसेस को कम कर रहा है। समझ रहे? तो हमारे पास जो सेफ्टी अरेंजमेंट्स हैं और कंट्रोल्स हैं, तमाम जितने भी सेफ्टी कंट्रोल्स हैं, वो दो तरह से काम करते हैं। या तो वो हैजर्ड के नुकसान पहुंचाने की पॉसिबिलिटी को कम करते हैं, या तो उससे नुकसान जितना पहुंच रहा है सीवरिटी उसे रिड्यूस कर देते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप के कंट्रोल मेयर्स भी हैं। एक कंट्रोल मेयर है हमारे पास एलिमिनेशन, जिसमें हम हैजर्ड को एलिमिनेट करते हैं। वो हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। आपने हाइट पर काम करना है तो आप ज़मीन पर आकर काम नहीं कर सकते, हैजर्ड को एलिमिनेट नहीं कर सकते। हैजर्ड के साथ रहकर हैजर्ड को सेफ बनाकर काम करना है। दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है सब्स्टिट्यूशन, एक हाई हैजर्ड को लो हैजर्ड से तब्दील करना। वो भी इस केस में पॉसिबल नहीं होता, वो भी डिफरेंट केसेस में पॉसिबल होता है। जैसे डीजल जनरेटर की जगह पेट्रोल जनरेटर, पेट्रोल जनरेटर की जगह डीजल जनरेटर, जिससे कार्बन इमिशन कम है, जिसमें फायर लगने के डीजल में पेट्रोल से चांसेस कम है। दोनों हैजर्ड हैं लेकिन डीजल पेट्रोल की निस्बत में कम हैजर्ड है, तो उससे भी लाइक्लीहुड कम हो रहा है। काम आपको सेम मिल रहा है, लाइक्लीहुड कम हो रहा है, रिस्क कम हो रहा है। तो ये सब्स्टिट्यूशन भी हर केस में पॉसिबल नहीं है। फिर हमारे पास आते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, फिर पीपीईस। पीपीई सबसे आखिर में आती हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हेलमेट, सेफ्टी शूज, सेफ्टी ग्लव्स, ये सेफ्टी का सबसे आखिरी और सबसे बेकार कंट्रोल मेयर है। सबसे कम जो ताकत है इंसान को सेव रखने की वो पीपीईस में है, सबसे कम, और सबसे ज्यादा है एलिमिनेशन में। उससे थोड़ी सी कम है सब्स्टिट्यूशन में। यानी पीपीई से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और